गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 4 मार्च 2025 और मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:48। अब ये रोज़ा है तो सोचा ज़रा जल्दी आके वीडियो बनाते हैं, शाम में जल्दी निकल जाएंगे। तो अभी इनकम टैक्स का भी डेट आने वाला है पास में, जुलाई में आएगा सैलरी वालों के लिए, और जो भी नॉर्मल है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो अभी ना आईटीआर फाइल और आईटीआर एक्नॉलेजमेंट क्या डिफरेंस है ये पहले समझ कर लो, क्योंकि ना अभी जो इनकम टैक्स का काम आएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उसमें। और नए नए जब रहते ना फॉर्म में तो डिफरेंस समझ में नहीं आता। दोनों चीज़ का अलग यूज़ है, मीनिंग है, और पैसा भी अलग चार्ज कर सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ। देखो, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट पहले समझ लो। ठीक है, दो कंसेप्ट, दो चीज समझनी है, एक है आईटीआर फाइल और एक होता है आईटीआर एक्नॉलेजमेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ आईटीआर एक्नॉलेजमेंट तो सिर्फ वो एक पेज की एक्नॉलेजमेंट होती है, यानी कि रिसिप्ट, जिसमें आपका टोटल इनकम रहेगी। जैसे कि मान लो पिछले साल, यानी कि अभी हम कर रहे हैं 24-25 का काम चालू होगा अभी। ठीक है, तो अभी जैसे मार्च खत्म हो जाएगा तब चलेगा अपना 25-26 चालू हो जाएगा। तो 24-25 में जितने भी इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ वो टोटल इनकम दिखाएगा बस एक्नॉलेजमेंट में। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में बस टोटल इनकम दिखाता है। कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या पेनल्टी लग रही होगी आपको तो वो दिखाएगा। उसके फिर टोटल इनकम वो सब ऐड होने के बाद उस पर कितना टैक्स बनना चाहिए वो दिखाएगा। और उसके बाद टैक्स बनने के बाद मान लो आपका पिछले साल में कोई टीडीएस काटा था, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, तो वो टैक्स पेड में दिखेगा और वो आपके टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद भी कोई अमाउंट बच रहा है अगर पॉजिटिव में तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव में है तो आपको वो रिफंड आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें रहती हैं। बाकी थोड़ी बहुत आपकी डिटेल रहेगी, आपकी इनकम डिटेल है, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल भी रहेगी उसमें, जैसे कि आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, फिर आपका स्टेटस क्या है, मतलब इंडिविजुअल है, फॉर्म है, कंपनी, जो भी है, फिर किस सेक्शन में आपने फाइल किया है, उसके बाद किस फॉर्म नंबर में फाइल किया है, और दो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, आपके डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये दो चीज़ और भी काम की है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल रहती है आपके आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में, और सिर्फ एक पेज का रहता है। नॉर्मली तो ये काम आता है, बट मान लो मुझे अब बैंक लोन लेना है या फिर और बड़े बड़े काम में ईएमआई पे लेना, बड़े बड़े ईएमआई पे भी आईटीआर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। एक पेज का एक्नॉलेजमेंट में नहीं चलता। ठीक है, अब आईटीआर एक्नॉलेजमेंट समझ गए, अब आईटीआर फाइल समझो। ठीक है, देखो, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट जो है आपका वो एक पेज की पीडीएफ रहती है बस। आप जब जाओगे इनकम टैक्स का पोर्टल पे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, लिख के आएगा डाउनलोड रिसिप्ट करके लिख के आएगा। एक्नॉलेजमेंट लेफ्ट में लिखा होता है, बट जब जहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन होता है ना वहाँ पे लिखा होता है डाउनलोड रिसिप्ट करके। ठीक है, तो वो एक पेज की पीडीएफ होती है बस। बट अब मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को, फर्म्स को, या फिर जो प्रोप्राइटरशिप है उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है लोन लेने के लिए, ईएमआई करना हो, डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड है। अभी ज़्यादातर कुछ फर्म्स क्या करती है या फिर क्लाइंट क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ले भैया फाइल ले, एक्नॉलेजमेंट दो, फिर 26 एस दो, फिर ये दो वो दो। तो हम क्या करते हैं, एक ही पूरी फाइल ही बना के भेज देते हैं। तो कल को बार बार क्लाइंट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बार बार हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो बोलेगा वो डॉक्यूमेंट हम उसको बोल देंगे, भाई देखो जो फाइल भेजी है उसी में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए, ले ले उसी में। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं एक एक करके बताता हूँ, पहले बताता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहता है सीए का लेटर हेड। अभी खाली बता रहा हूँ मैं एक एक करके, उसके बाद मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। सीए का लेटर हेड होता है, एंड जो बता रहा हूँ वो सीक्वेंस में, पहले पेज से लेके एकदम लास्ट पेज तक। सबसे पहला आपके जो पेज रहेगा वो रहेगा आपका सीए का लेटर हेड रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका ऑडिट रिपोर्ट रहेगी। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ना ये हमारे फर्म के हिसाब से है, हो सकता है किसी और फर्म में सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक, सबसे पहले क्या था, सीए का लेटर हेड, दूसरे पेज पे ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका जो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सेकंड पेज पे रहेगा। उसके बाद आपकी रहेगी एक्नॉलेजमेंट, जो भी मैंने बताया, जो आईटीआर एक्नॉलेजमेंट निकालता हूँ वो भी रहेगी साथ में। फिर उसके बाद रहेगा आपका कंप्यूटेशन, सॉरी, आपका कंप्यूटेशन। ठीक है, अब एक्सेल में भी एक कंप्यूटेशन बनता है, उसमें भी
दिखेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है, उसमें कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लग रही है क्या, टैक्स लग कितना लग रहा है, रिफंड कितना मिलेगा। और आपका रिफंड मतलब मान लो जो टैक्स आ रहा है या फिर रिफंड आ रहा है या फिर जो भी इनकम है, टोटल इनकम है, नील आ रहा हो, तो टोटल इनकम आपने जो एक्सेल में बनाया वो आपके आईटीआर से मैच करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर है ऑफिस में, तो हम सॉफ्टवेयर से कंप्यूटेशन निकालते हैं, वो अटैच कर देते हैं। अगर जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो एक्सेल में कंप्यूटेशन निकालते हैं और उसको अटैच करते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। फिर कंप्यूटेशन हो गई। उसके बाद रहता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एक पेज की होती है आपकी, बैलेंस शीट आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई भी ये अटैच हो रहा है साथ में, नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स, तो वो उसके बाद ही लगेगा। जैसे कि मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई नोट्स टू अकाउंट्स है, प्राइवेट कंपनीज में रहते हैं, तो वर्टिकल बैलेंस शीट में, तो पीएनएल के बाद में आपको सारे नोट टू अकाउंट्स लगाना है एक एक करके। सब लग गए। उसके बाद आपका फिक्स एसेट का, जैसे अपना डेप्रिसिएशन का जो टेबल होता है आपका, कितने एसेट्स है, ओपनिंग, डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग, कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो सब देखिए उस लास्ट पेज पे रहेगा। उसके बाद आपका रहता है 26 एस। उसके बाद आपका रहता है 26 एस हो गया ना, उसका होता है AIS करके। ठीक है। और उसके बाद फाइनल जो आपका पेज रहेगा वो रहेगा ऑडिट रिपोर्ट इसकी, जो भी फर्म या कंपनी है सॉरी कंपनी छोड़ के जो प्रोप्राइटरशिप है या फर्म है जिनका ऑडिट हो रखा है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट एकदम एंड में लगेगी। ठीक है, मतलब समझ लो अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ऑडिट हो रखा है तो, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है। अब एक एक करके मैं डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले जो सीए का लेटर हेड होता है, किसी भी सीए फर्म में जाओगे आप या फिर सीए फर्म में जाओगे या फिर एडवोकेट, जो भी प्रोफेशन है जितने भी, तो हर प्रोफेशन का अपना एक लेटर हेड होता है। थोड़ा फॉर्मेट आगे पीछे हो सकता है बट डिटेल्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मान लो सीए का लेटर हेड है तो टॉप पे लिखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का लोगो होगा मिडिल में, नाम हो सकता है और मेंबरशिप नंबर हो सकता है, और नीचे एंड में लिखा होगा एकदम नीचे की तरफ सीए जो भी ऑफिस का एड्रेस है सीए का, वो ऑफिस एड्रेस लिखा होगा। ठीक है। अभी मान लो क्लाइंट को लेटर हेड दे रहे हैं तो क्लाइंट का नाम भी हो सकता है लेटर हेड पे, क्लाइंट का नाम, पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और एड्रेस लेटर हेड के ऊपर सीए के। ठीक है, फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। ऑडिट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, या तो पोर्टल से भी निकाल सकते हो या फिर आपके पास वर्ड फाइल में होता है, आपके सीए से बात कर लेना उस बारे में। उसके बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट रहेगी, वो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद रहेगी कंप्यूटेशन। देखो एक्नॉलेजमेंट और कंप्यूटेशन में इतना तो समझ में आ गया क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जो वर्किंग की हमने सबसे पहले एक्सेल रेडी करते, एक्सेल रेडी होती है, उसके बाद वो डाटा चढ़ाते हैं आपके पोर्टल पे, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में डाल के फिर आप फाइल करते हैं। ऐसे नहीं कि जो पोर्टल में चढ़ा दिया और वही दे रहे, आपकी वर्किंग और पोर्टल की वर्किंग मैच होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटेशन जो सॉफ्टवेयर से निकालते हैं ना, तो हम जो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटेशन निकालते हैं उसमें सब डिटेल होती है। मतलब मान लो अगर सैलरी मिल रही है कहीं से, तो सैलरी की डिटेल्स कहाँ से मिल रही है, कितनी मिल रही है, कब कब मिली, वो सब रहेगी उसमें। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट रहेगी आपकी एक पेज की। उसके बाद पीएनएल रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा फिक्स एसेट। ये तीन चीज तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक एक पेज का रहता है। उसके बाद रहता है आपका 26 AS, शायद मैंने पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया होगा, टर्मिनोलॉजी वाले वीडियोस में नहीं देखा हो तो देख लेना एक बार। 26 AS में जितना भी आपका टीडीएस या टीसीएस कटा होगा, आपको कभी सैलरी मिली होगी, मतलब जिन भी चीज़ों पे टीडीएस कटा होगा, भले नील रेट पे कटा हो या फिर किसी एक रेट पे कटा हो या फिर टीसीएस कटा हो, तो वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। मान लो अगर वो एक ट्रैकिंग सिस्टम है सिंपली, कि आपका कहाँ किस किस जगह से आपकी इनकम आई है। जैसे कि आपने सुना होगा कोई बंदा आपको पेमेंट करने से पहले 1 या 2% उसमें से काट के देता है आपको सर्विसेज में, तो और वो आपके पैन कार्ड के आगे इसमें जमा करता है इनकम टैक्स पोर्टल पे। कल को जब इनकम टैक्स का आप फाइलिंग करोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उधर। तो ठीक है, तो उससे मालूम पड़ता है कि आपकी कहाँ कहाँ से इनकम आई है। तो जब आप ITR फाइल करोगे तो आपको वो इनकम शो करना जरूरी है। मान लो मुझे सैलरी देखिए मिली है 1 लाख रुपए की पूरे साल में, लेकिन मैंने 90,000 शो करी है, उनको कैसे मालूम पड़ेगा 1 लाख के ऊपर 1% काट के भरा होगा उनने, तो उससे मालूम पड़ जाएगा ना। सेक्शन वाइज होता है 192, 183, जो भी सेक्शन है, 194, अलग अलग सेक्शन है हर चीज के लिए।
तो किसी सेक्शन के अगेंस्ट में मैंने अगर पेमेंट किया है किसी पार्टी ने मेरे पैन पैन कार्ड जमा करके, तो वो डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है वैसा। 26A समझा। अब AIS होता है। AIS में सिंपली क्या होता है, AIS और TIS, ठीक है, ये दो फॉर्म है, बट हम जो देते हैं क्लाइंट को वो AIS देते हैं। क्या होता है समझो, आपके पूरे साल में कितनी इनकम है अलग अलग जगह से, जिन भले जिस पे TDS कटा हो ना कटा हो, वो सारी इनकम दिखेगी आपको। कहीं से बैंक इंटरेस्ट मिला, ऑनलाइन ना, ऑनलाइन कैश ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन। तो आपकी जितनी भी इनकम है वो सब वहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। मान लो मुझे बैंक से कहीं पे इंटरेस्ट मिला, अब उस पर तो TDS कटेगा नहीं, बट वो मुझे मिल रहा है, तो वो मेरे AIS में रिफ्लेक्ट करेगा। डेट वाइज कब 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 मुझे मिला, कब कब मेरे अकाउंट में आया, वो सब दिखेगा वहाँ पे। किस टाइप की इनकम है, कब मिली, वो सब, ठीक है। तो डिटेल वाइज होता है AIS में। उसके बाद एकदम लास्ट में रहेगा आपका ऑडिट रिपोर्ट अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। जितने भी फर्म, इंडिविजुअल्स है और भी जितने हैं प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, जिनका ऑडिट हो रखा है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट लगेगी एंड में, ठीक है। ये जो दो चीज समझी। अभी एक अंदर का बात बताता हूँ, जरा ध्यान में सुनो। कभी भी अगर आप CA फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो, CMA फर्म में कर रहे हो, किधर भी कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में, लॉयर केस में या CS में कर रहे हो, कभी भी किसी भी क्लाइंट को डॉक्यूमेंट देने से पहले अपने CA से पूछो, CMA या फिर CS जिसके वजह से भी आप काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स देने से पहले पूछना अपने CA से कि इसको डॉक्यूमेंट देना है कि नहीं। मतलब सामने से क्लाइंट आपको बोलेगा कि अरे मेरा ITR फाइल हो गया तो मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, तो आप बोलो हाँ ठीक है मैं देता हूँ, थोड़ी देर से देता हूँ। CA को कॉल करो अपने, पूछो डॉक्यूमेंट देना है कि नहीं इसको। ऑल क्लियर रहेगा तो दे देंगे, नहीं तो होल्ड करना पड़ता है। क्लाइंट जब पेमेंट नहीं करते तो उनका डॉक्यूमेंट्स होल्ड करते हैं, जनरल प्रैक्टिस है, कोई ज़्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं, ठीक है। मेरे ऑफिस में भी, और कभी कभी क्या होता है ना, एक इसमें प्रॉब्लम आती है, कभी कभी सामने से आपको क्लाइंट बोलेगा कि अरे मेरे सर से बात हो गई आपके, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो, तो आप बोलना ठीक है मैं भेजता हूँ आपको 5-10 मिनट से। भले ही उसने ऐसा बोला है सामने से कि आपके सर से बात हुई है, पहले आप कॉल करो अपने सर को कि वो बोल रहा है कि आपसे बात हो गई है, डॉक्यूमेंट देना है कि नहीं देना है। आपके सर बोलते हैं हाँ मेरी बात हो गई, तुम दे दो डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई क्लाइंट होगा ना अर्जेंसी करने, आप कॉल चालू रखो, मेरे को अभी भेजो, कॉल चालू रखो और भेजो डॉक्यूमेंट, तो बोलो नहीं मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, अर्जेंट काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, या फिर बाद में कॉल करो। ऐसे अर्जेंट से बेसिस पे लोग क्लाइंट डॉक्यूमेंट ले लेंगे, बाद में आपका सर आपके ऊपर चिल्लाएंगे कि क्यों पूछा नहीं मेरे से, 2 मिनट का कॉल करने में कितना टाइम लग रहा था, ठीक है। तो ये जरा सा अंदर की बात है, ध्यान रखना। अब ITR फाइल का रीजन में मैंने बता दिया क्यों लगता है, 2-3 रीजन। खाली एक्नॉलेजमेंट देने से होता नहीं है। कोई भी आपको लोन लेना हो, EMI करना हो, या फिर और भी जितने भी काम है जहाँ पे फाइल लगती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो एक एक करके। अब वो कैसा होता है ना, सामने अब मान लो कोई बैंक का एम्प्लॉय है या फिर किसी शोरूम का एम्प्लॉय है, तो उसने एक डॉक्यूमेंट मांगा क्लाइंट से, वो क्लाइंट हमको बोलेगा अरे मुझे ITR एक्नॉलेजमेंट दो, फिर वो बोलेगा अरे भाई वो वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट देने में वो उधर भी प्रॉब्लम होगी, हमको भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम पूरी फाइल बना के भेजते हैं यहाँ से। तो और थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लगता है कि भाई टेंशन नहीं है, हर एक चीज़ के लिए यहाँ हमारे देखने की टेंशन नहीं। अब मान लो मेरे पास किसी एक मेल में, अब ज़्यादातर मेल में डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, तो मान लो किसी मेल में अगर पड़ा हुआ है 3-4 साल का ITR फाइल पड़ी है, मतलब उसमें कितने सारे डॉक्यूमेंट हैं आप सोचो, एक साल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डॉक्यूमेंट एक फाइल के अंदर है। ऐसे मानो अगर 5 साल के डॉक्यूमेंट पड़े हैं, 5 साल की ITR फाइल पड़ी है, तो उसमें कितना सारा डॉक्यूमेंट पड़ा है मेरे पास। अब यही चीज़ मैं अगर अलग अलग करके भेजूंगा तो फिर मुझे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, भाई कौन सा साल का, इसको अलग करो, इसको अलग करो। तो सॉर्टिंग करके एक प्रॉपर फाइल में, एक प्रॉपर PDF में हमने किसी को भेज दी, भाई जो चाहिए ले ले उसमें से। इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है और लोन लेने के लिए, EMI लेने के लिए और बाकी जो चीज़ें, ठीक है। लोन और EMI की बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर जो भी ITR रिक्वायरमेंट होती है ना हमारे पास, वो इसीलिए होता है, 2 चीज़ों के लिए, या तो फिर लोन के लिए या फिर EMI के लिए। बाकी तो बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो इतना चीज़ समझी, और मेरे ख्याल से इतनी चीज़ सबको बस रहेगी। अगर आप ITR, अभी काम चालू होने वाला है, अगर अभी जून, मेरे ख्याल से मई में फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, अप्रैल या मई में ITR के, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अभी मन किया तो अभी जाके भर दोगे, इसके फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं, तब आप भर सकते हो। तो आप थोड़ा बहुत अगर ये सब नॉलेज अगर आपके पास रहेगी
थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का सीख लो तो आप भी किसी का काम, किसी क्लाइंट पकड़ के उसका काम कर सकते हो आराम से। 2,500 रुपये फीस होती है नॉर्मली, 2,500, 2,500। तो इतनी फीस नॉर्मली होती है, आप चाहे तो चार्ज कर सकते हो, आपकी साइड बाय साइड इनकम भी हो जाएगी। मैं भी करता हूँ, 2-3 क्लाइंट का काम किया था लास्ट ईयर, तो ठीक ठाक पैसा आ गया हाथ में। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इतना इनफ रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कुछ भी काम का अगर कोई क्यूरी होगी तो मेल ये कर देना, मुझे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। डिस्क्रिप्शन में कुछ काम के लिंक्स डाल रहा हूँ, एक टर्मिनोलॉजी की और एक GSTR 1 की भी डाल देता हूँ, देख लेना टाइम मिले तो। ठीक है, बाकी शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं, बाय।